एक और अहम और हसास मौजू पर बात करने लगे हैं, तो आप लोगों ने ज़रूर इस सेगमेंट को गौर से सुनना है। ख़ानदानी निज़ाम का बहरान, ये हमारा ये टॉपिक है आज का, जिस पे हम बात करने लगे हैं। ये बहरान है क्या, ख़ानदानी निज़ाम क्या होता है? इसमें अगर हम लोग पर्टिकुलरली आज बात जो करने लगे हैं वो ये कि वालिदैन और औलाद में दूरियां आज के दौर में देखा जाए तो बढ़ती चली जा रही है। ये एक हकीकत है। जैसे वालिदैन का बच्चों के साथ बुरा सलूक और औलाद का वालिदैन को ओल्ड होम वगैरह में भेज देना या वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव, अच्छा रवैया ना रखना, ये हमारा आज के दौर का एक बहुत बड़ा मसला है। और मौशरती तब्दीलियाँ, बढ़ते हुए ये मौशी दबाव ने भी शायद हमारे ख़ानदानी निज़ाम को बहुत एक बड़ी हद तक मुतासिर किया है। वालिदैन और औलाद के दरमियान बढ़ते हुए फासले और फिर उसके असरात हमारे मौशरती ढांचे पर भी देखे जा रहे हैं। आज क्लियरली हम लोग ये देख सकते हैं कि किस तरह हमारा जो माशरा है, जो हमारा फैमिली सिस्टम है, हमारी अक़दार है, वो बदल चुकी है और उन पर कोई ना कोई ऐसी वजूहात है जो असरअंदाज होते हैं। और वालिदैन और बच्चों के दरमियान ये पैदा होने वाली जो खलीज है, ये खलल है, ये दूरियां हैं, इसके नताइज पर बात करना निहायत ज़रूरी है। इसलिए आज हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये जानने की कोशिश करेंगे हम आज इस सेगमेंट में कि इस बहरान की वजूहात क्या है और हम इसका हल कैसे तलाश कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हम जी प्रोफेसर जावेद इकबाल साहब ने। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोफेसर साहब, मेरा इंट्रो आपने सुना होगा। ये जो बढ़ती हुई दूरियां हैं आज के दौर में वालिदैन और बच्चों दोनों के दरमियानी, वो शायद एक कम्युनिकेशन गैप जो है, वो क्यों ये गैप बनता चला जा रहा है और इसकी वजह से ऑब्वियसली हमारा जो फैमिली सिस्टम है ओवरऑल वो काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, खानदान की बका के लिए जो अहम चीज़ है वो रिश्ते हैं, और रिश्ते वक्त मांगते हैं, तवज्जो मांगते हैं, कुर्बानी मांगते हैं। जब हम अपनी तमद्दुन और अपनी तहजीब को छोड़कर बगैर किसी सोचो विचार के हम कोई और तहजीब अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि जो वेस्टर्न तहजीब है वो बुरी तहजीब है, लेकिन हर तहजीब के अपने तकाजे और उनकी अपनी एक बुनत होती है। तो हम उस वक्त एक्चुअली इस वक्त उस तीतर आधा बटेर की फेज में हैं, जिसमें हम अपने लाइफस्टाइल को वेस्टर्न करना चाहते हैं, मगर जो उस लाइफस्टाइल के साथ एसोसिएटेड कबाते हैं उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। खानदानी निजाम वेस्ट में बहुत अरसा हुआ बिल्कुल खत्म हो गया है, और इसको कुछ बुरा भी नहीं समझा जा रहा। उनकी तहजीब और तमद्दुन में अगर बूढ़े लोग ओल्ड होम में रहेंगे तो बूढ़े लोग भी ओल्ड होम में रहना पसंद करते हैं। औलाद भी इंडिपेंडेंट होकर अपना वक्त गुजारना चाहती है, क्योंकि उनके तहजीबी तकाजे यहाँ से मुख्तलिफ हैं। हम अपने लाइफस्टाइल को तो वैसे करना चाहते हैं। अब अब्बा भी काम पे जाते हैं, अम्मी भी काम पे जाती हैं, और जो हमारा खानदानी निजाम था जिसमें दादा दादी इकट्ठे रहते थे, जॉइंट फैमिली सिस्टम, वो भी खत्म हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही था या गलत था, वो एक अलग बहस है। लेकिन अब हर शख्स लेकिन तब्दीलियां हमारे सामने हैं। हम सब सारे इंडिविजुअलिज्म की तरफ जाना शुरू हो गए हैं कि हर शख्स खुद मुख्तार है, अकेला है। वेस्ट में ये बहुत अरसे से चल रहा है, और उन्होंने अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट भी किया है। उनका जो सोशल सपोर्ट का सिस्टम है वो भी उनको फेवर करता है। वो जो बूढ़े लोग ओल्ड होम में रहते हैं वो बिल्कुल बेआसरा नहीं पड़े होते, बल्कि उसको स्टेट संभाल रही होती है। तो हमारे यहाँ हमने अब अब्बा भी काम पे जाते हैं, अम्मी भी काम पे जाते हैं, सब लोग काम पे जाते हैं, तो वो बच्चों पे तवज्जो कैसे दे सकेंगे, वो बॉन्ड कैसे बन सकेगा। और हम ये समझ रहे हैं कि हम चूंकि पैसे इकट्ठे करने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो वो जो पैसों से हम चीजें लेके देंगे अपने बच्चों को, मसलन मोबाइल फोन, मसलन गाड़ियां, मसलन घड़ियां, मसलन लैपटॉप्स, और घर के अंदर एसी और ये सब चीजें, तो ऐसा करने से हम इजहार करेंगे इस बात का कि हमारे दरमियान मोहब्बत है। लेकिन मोहब्बत के लिए जो वक्त चाहिए होता, जो इकट्ठे बैठ के लूडो खेलनी थी, जो इकट्ठे बैठ के किताबें पढ़नी थी, जो तितलियां पकड़नी थी, इकट्ठे बैठ के मिट्टी के घर बनाने थे, तो वो तमाम चीजें हैं जो कि रिश्तों को मजबूत करती हैं। तो अब वो दोनों तरफ आग लगी हुई है, तो ना वो गजनबी में तड़प रही, ना वो खम है जुल्फे अयाज में। तो पेरेंटिंग जो है वो बहुत ही यानी नीचे जा रही है, और बुरी पेरेंटिंग का एक ऑब्वियस नतीजा ये है कि जो औलाद डेवलप होती है उनके दरमियान भी वो बॉन्ड नहीं होता। तो ये तो जाहिर होगा ही जब आप चीजों को हम इस तरीके से करेंगे। प्रोफेसर साहब, हम ये कह सकते हैं कि हमने रिश्तों को भी मटीरियलाइज कर दिया, और ये मटीरियलाइज करने की वजह से ही ऑब्वियसली बाकी भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इनमें एक ये रीजन भी है कि मटीरियलाइज कर दिया रिश्तों को, जिसकी वजह से हमारे रिश्ते कमजोर पड़ते जा रहे हैं। जी, बुनियादी बात यही है ना, रिश्तों के लिए टाइम चाहिए होता है, उसके लिए कुर्बानी चाहिए होती है, और ये है कि क्या कुर्बानी देनी सही है कि नहीं सही है, ये एक डिफरेंट बहस है। तो लिहाजा ये जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके बारे में भी बहस की जा सकती है। लेकिन ये कि हमें तकलीफ इसलिए हो रही है कि कम से कम मैं उस तहजीब को भी मैंने देखा हुआ है कि जिस तहजीब के अंदर ये सारा खानदानी निजाम इंटैक्ट था, और अब मैं इस वाले उसको भी देख रहा हूँ।
इसलिए मुझे तकलीफ हो रही है। लेकिन हो सकता है 20 साल के बाद ये नॉर्म बन जाए, बिल्कुल जैसे वेस्ट में नॉर्म है। 18 साल का लड़का अगर घर में रहेगा तो सब लोग पूछेंगे ये घर में क्यों रहता है अकेला। और अगर बच्चे जो हैं, कोई बच्ची जो है अपने वालिदैन के साथ रहती है, तो वो लोग हैरान होंगे कि भाई तो क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है, तुम अकेली क्यों नहीं रहती हो। तो हो सकता है 20 साल के बाद हम भी इसी तरीके से हो जाएं, जब ये चीजें नॉर्म बन जाए सारी। अब सही क्या है गलत क्या है इसका फैसला हम खुद अपने अंदर, जो हमारा सच है, हमारी एथिक्स मोरालिटी है, या जो भी हमारा करैक्टर का स्टैंडर्ड है, उसके जरिए से अच्छे बुरे का फैसला हम खुद कर सकते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली ये जो हालात हैं बज़ाहिर देखने में ये रुकने का नाम नहीं ले रहे और ये डिटीरियोरेट होंगे फर्दर। अच्छा, ये जो वेस्टर्नाइजेशन या फिर जो हम वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, इसकी आपने जो बात की है, इसमें क्या कोई एतदाल रखने की हमें ज़रूरत है कि जैसे आपने बताया कि आइडेंटिटी हमने अपनी लूज़ कर दिया, वो आइडेंटिटी लूज़ इसलिए की है कि वो हम आधे तीतर आधे बटेर जैसी शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, तो उसमें क्या कहीं हमें कोई एतदाल रखने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसके साथ इसके आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को भी एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर उसको छोड़ देना चाहिए? देखिए बात यह है कि कोई भी दरख्त जो है वो फलदार तब बनता है जब वो अपनी जड़ों के साथ कायम रहता है। ट्रू। कह रहा कि वेस्ट प्रोफेसर साहब अगर उसके अंदर कि वो बहुत बुरी है, अगर अच्छा प्रोफेसर साहब, हम आपको रिकनेक्ट करते हैं, कुछ ऑडियो का इशू आ रहा है। अच्छा, ये बहुत ही खूबसूरत बात है जो मैंने उनका एक ही सेंटेंस सुना है कि कोई भी दरख्त फलता फूलता वो उसके अंदर जान तब तक रहती है या फल तब तक होता है जब वो अपने जड़ों के साथ जुड़ा हो। प्रोफेसर साहब हमें फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। प्रोफेसर साहब कंटिन्यू कीजिएगा। जी बस मैं ये कह रहा था कि कोई भी ये नहीं कह रहा कि वहां की तहजीब गलत है, तो कम से कम मैं तो ये बात नहीं कह रहा। लेकिन हर तहजीब के एक अपने कॉन्टेक्स्ट होता है, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, उस जोग्राफियाई हालात के अंदर, उस तमद्दनी हालात के अंदर वो पनपती है। अच्छा, अब ये है कि उस तहजीब में से जो अच्छी बातें हमें सीखनी चाहिए। पूरी दुनिया ने इल्म यूनान से सीखा है और यूनान की उस तहजीब से सीखा है। इसी तरीके से एक जमाने में इल्म जो है वो अरब से सीखा गया। अच्छा, इसी तरीके से किसी भी तहजीब से जो अच्छी चीजें मिलती हैं, मसलन सच बोलना, मसलन सोशल जो लिटरेसी है उसका ख्याल रखना, अखलाकियात का बर्ताव करना, इंसाफ का मुआशरे के अंदर होना, उसूल का होना, तो ये वो तमाम चीजें जो वहां सोसाइटी में मिलती हैं और हमें उन सबको कॉपी भी करना चाहिए और फख्र के साथ कॉपी करना चाहिए। लेकिन ये है कि अनफॉर्चुनेटली वो लोग जो इमरानियात के और मुआशरत के माहिर हैं, वो कहते हैं कि जब हम कुछ भी अडॉप्ट करते हैं ना, तो वो लाइक अ पैकेज आता है। फर्ज करें केले आप तोल के लेके आए ना 100 रुपए के 1 किलो, तो आपने एक्चुअली छिलकों के भी पैसे दिए हुए हैं, वो भी तोल में आए हैं। हालांकि छिलके आपने फेंक दिए थे और सिर्फ गुदा खाया था, मगर आपने तोल के छिलकों के भी पैसे दिए हैं। तो इसलिए जब आप एक ऐप डाउनलोड करेंगे ना, जो ऐप लोड जो वहां बर्तानिया से बनी हुई है, अमेरिका से बनी हुई, तेल अवीव में बनी हुई है, तो जब वो डाउनलोड करेंगे तो उसके साथ सिर्फ एक सॉफ्टवेयर डाउन नहीं करेंगे, बल्कि वो पूरी एक तहजीब भी डाउनलोड हो जाएगी। ये मैंने ना मिसाल के तौर पर एक बात की है, मैंने एक मिसाल के तौर पे बात की है। तो इसलिए जब हम वो, उसकी वजह से फिर ये होता है कि वो चीजें जो हमारे तमद्दुन के अंदर हत्ता के गुनाह तक होती हैं, देखिए ना, जुर्म और गुनाह में बड़ा फर्क है, जो कि हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल होती हैं, जब हम किसी और तहजीब को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो वो जो गलत बातें भी होती हैं वो समाजी एक्सेप्टेबल बन जाती हैं। मसलन वो नॉर्मलाइज हो जाती हैं बहुत ज्यादा। मसलन मैं एक मिसाल देता हूं, हो सकता है सख्त मिसाल हो। मसलन हमारे तमद्दुन और माशरत के अंदर लड़कियों का लड़कों के सामने नाचना ये बहुत ही मायूब काम था, और ये कुछ लोग थे जिनका ये पेशा था और उनको मायूब समझा जाता था। अब हर घर में, हर शादी में बच्चियां बाकायदा नाच रही होती हैं और उनके अपने चचा मामा ताया उनको देख रहे होते हैं। हो सकता है मेरी बात किसी को ये बहुत बुरी लगे, लेकिन आप देखिए जो हमारे तमद्दुन के अंदर बिल्कुल एक्सेप्टेबल बात नहीं थी, वो इतना नॉर्म बन गया है कि उसके बगैर हमारी शादी नहीं हो रही है। तो इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता तहजीब की जो जड़ें हैं वो डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाती हैं और वो हमें महसूस ही नहीं होता। और ओवर द पीरियड ऑफ वन जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, फिर ऐसी तमद्दुनी चीजें आ जाती हैं जो कि बिल्कुल ही हमसे मुख्तलिफ होती हैं। तो इस वक्त मेरा ख्याल है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे उम्मत मुस्लिमा की और पाकिस्तान के अंदर भी, कि हमारी जो एकेडमिया है, हमारी जो इंटेलिजेंशिया है और हमारे जो थिंक टैंक्स हैं, अनफॉर्चुनेटली इस तरह के थिंक टैंक्स बहुत कम लोकल पर करते हैं, मगर ऐसे जो हमारी नेशनल पॉलिसीज को गवर्न करें इस तरह के थिंक टैंक नहीं है, या उनकी तवज्जो किसी और तरफ है। लेकिन बहुत जरूरी है कि हमारे मुआशरे के जो ज़हीन लोग हैं वो बैठकर
मुआशरा किस तरफ जा रहा है उसकी रुख का तयन करें और उसके हिसाब से एक स्ट्रेटजी बनाई जाए। हमारा मीडिया एक्चुअली हमारी किसी एस्टेब्लिशमेंट या पॉलिटिक्स या किसी और के अंडर होने की बजाय वो हमारे उन थिंक टैंक्स के अंडर हो जो कि डायरेक्शन वजह करे कि मीडिया पे क्या चलेगा, किताबें कौन सी लिखी जाएंगी, रसाइल किस तरह के छपेंगे, स्कूलों में क्या एक्टिविटीज होगी, कैरिकुलम के अंदर डिजाइनिंग हम कैसे करेंगे जिससे हमारी तहजीब में जितनी वेस्टर्न तहजीब की अच्छी चीजें हैं वो भी सारी हम अपने लेकिन अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहें। अच्छा, उससे लेकिन ना हटें। बिल्कुल ये बहुत खूबसूरत आपने बात की, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि जो बहुत बड़ा किरदार अदा किया ना हमारी तहजीब और तमद्दुन, जो आपने मिसाल दे के समझाने की कोशिश भी की है, इसको बदलने में सबसे ज्यादा अगर मुझे रोल लगता है वो सोशल मीडिया का लगता है। तो अगर ये एक तरह से ओवरऑल मेन स्ट्रीम मीडिया को डिक्टेट कर भी दिया जाता है कि यहाँ पे ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, सोशल मीडिया की रेगुलेशन फिर भी दैट स्टिल रिमेन्स अ क्वेश्चन, और वो फिर भी अपना काम करता रहेगा। लेकिन देखिए दुनिया में लोगों ने सोशल मीडिया को कंट्रोल किया है। अब चाइना के बारे में जितने लोग भी आईब्रोज रेज करते रहे कि वहां इंसानी हुकूक नहीं है, लेकिन वो अपनी मर्जी का सोशल मीडिया वहां चलने देते हैं। यस, वो अपनी मर्जी से सोशल अपने मीडिया मफाद चलने के देते हैं। मुताबिक। आप दुबई चले जाइए, आप वहां से मुझे वीडियो कॉल नहीं कर सकती हैं, ऑडियो वो कॉल नहीं कर सकती हैं आप व्हाट्सएप के ऊपर। मैं वहां शारजा के अंदर उधर रासुल खैमा के अंदर मेडिकल कॉलेज में गया था, मुझे एक दफा उन्होंने बुलाया था, तो उनके मेडिकल कॉलेज की प्रीमिसेस के अंदर जो ही आप मोबाइल या लैपटॉप लेके आते हैं उसमें इस तरह का सॉफ्टवेयर या इस तरह के जैमर्स लगे हुए हैं कि सिलेक्टेड चीजों के अलावा बाकी चीजें मौजूद नहीं, आप देख नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि पाबंदियां लगा दी जाएं, यानी मैं स्ट्रिक्ट पाबंदियों का नहीं, लेकिन मुआशरे की डायरेक्शन किधर जा रही है इसका तयन करना और उसके हिसाब से हमें रेगुलेट करना ये बहुत जरूरी है। इस तरह से कि इजहार राय पर पाबंदी भी ना लगे, लेकिन किस जगह पर वो लिमिट क्रॉस हो जाती है जिसमें इजहार राय से ज्यादा लोगों के माइंड को पोल्यूट करने की कोशिश की जा रही है और अपने जाती मफाद के लिए, उसका फैसला हमारे थिंक टैंक्स को करना चाहिए। और ये जो ख़ानदानी बहरान इस वक्त हमारे सामने आ चुके हैं, ख़ानदानी निज़ाम का ये बहरान, कुछ तरीके आपने कुछ रास्ते बताए भी हैं कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। मज़ीद मेन स्ट्रीम मीडिया का रोल डिफाइंड हो गया, स्टेट का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जैसे सोशल मीडिया को रेगुलेट करना है, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं आप, कंट्रोल करना आपने भी बताया कि नहीं ज़रूरत है उसकी, लेकिन रेगुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ स्टेप्स हमारे सामने आते हैं। इंडिविजुअली हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर वालिदैन के रोल की बात की जाए तो उनका भी अपने औलाद के साथ अच्छा नहीं है। मैं आपको ना इससे भी आसान एक तरीका बताता हूँ, इससे भी आसान तरीका वो ये है कि इस वक्त मैं और आप मुखातिब हैं, हम दो खानदानों के रिस्पॉन्सिबल हैं। इसको लाइव फर्ज करें 50,000 लोग देख रहे हैं, तो हम 50,000 दो लोग इस वक्त इस बात को देख रहे हैं। बाद में इसके वो छोटे क्लिप बनेंगे, वो आप चलाएंगी तो मिलियंस में लोग भी देख सकते हैं। जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो बाकी छोड़ें थिंक टैंक्स को, वो बाकी हुकूमत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ें, वो अपने खानदान की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। आप अभी इस प्रोग्राम के खत्म होने से पहले अपने खानदान की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि मेरे खानदान के अंदर वो चीजें जो मेरी रवायात हैं, जो मैं समझती हूं कि इस वक्त, वो मैं आज से इंप्लीमेंट करना शुरू कर दूंगी और मैं यहां से उठूं इस बात पर। तो 50,000 दो लोग आज आधे घंटे के बाद तैयार हो जाएंगे इस बात के ऊपर, और 50,000 बंदा पाकिस्तान में अगर चेंज हो गया, 50,000 तो छोड़िए, अगर मैंने सिर्फ अपने आप को चेंज कर दिया तो इसका मतलब होगा कि पाकिस्तान में से मैंने एक बदमाश कम कर दिया। और ये कंट्रीब्यूशन कोई थोड़ी कंट्रीब्यूशन नहीं है कि आप पाकिस्तान में से एक बदमाश को कम कर दें। और तो सोचिए सर, वो 50,000 जो है वो आगे भी तो 50 को ही बताएंगे, वो 50-50 करते हम कहां पहुंच जाएंगे। तो ये बॉटम टू टॉप अप्रोच है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं और आप ही तैयार नहीं होंगे। अभी थोड़ी देर पे जाके उस बहाव में जाके हम भी वैसे करना शुरू कर देंगे। हम कहेंगे कि सोशल मीडिया ऐसे कर रहा है, घर जाके हम भी सोशल मीडिया के ऊपर एंटरटेनमेंट की वीडियोस देखना शुरू कर देंगे। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम है। तो हमेशा अपनी इस तरह की गुफ्तगू को एंड इस तरह से करता हूं कि इस पूरे पाकिस्तान के मसाइल का जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है और उस शख्स का नाम जावेद इकबाल है। ओके, चलें जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस प्रोफेसर साहब, जावेद साहब, बोरा में ज्वाइन करने के लिए। बहुत खूबसूरत गपशप रही। नाज़रीन, हमारी जो फैमिली होती है, हमारा जो निज़ाम होता है, ख़ानदानी निज़ाम, वो हमारी पहचान होती है। और जिस दिन आपने अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर दी, ऑब्वियसली आइडेंटिटी के बगैर आप कुछ भी नहीं होते। इंसान और हैवान में फ़र्क ही उसकी पहचान होती है। तो हम लोगों को अपनी पहचान को बरकरार रखना, और वो तभी हो सकता है जब हम अपनी रूट्स के साथ जुड़े रहेंगे, अपने अक़दार के साथ जुड़े रहेंगे। जो हमारा निज़ाम है, रिवायत है, तहजीब है, तमद्दुन है, उसके साथ जब तक नहीं जुड़े रहेंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और बड़ा खूबसूरत हमारा फैमिली सिस्टम है बाय द वे। जो लोग इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, जो उसके बुराइयाँ हैं उनको, लेकिन
ये फैमिली सिस्टम था जिसने हमें आज तक यहाँ पे तहजीब व तमद्दुन के साथ जोड़ा रहा। सो प्लीज़ अपने फैमिली सिस्टम का बहुत ख्याल रखा करें। एक ब्रेक शामिल करते हैं।